हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 और 2 ट्वेल्थ वाले जो चैप्टर हैं फिजिक्स के, उनके फॉर्मूले चल रहे थे। फॉर्मूला नंबर 19 तक हम डिस्कस कर चुके थे और आपने आई होप वो फॉर्मूले वहाँ तक लिख लिए। तो पेन और कॉपी और अपनी फॉर्मूले वाला रजिस्टर या जो भी आप पेज वगैरह जहाँ पे भी लिख रहे हो उनको उठा लीजिए फटाफट और लिखना शुरू कीजिए। फॉर्मूला नंबर 20 या पॉइंट नंबर 20 कह लो, कुछ भी कह लो। आपको ये भी याद रखना होता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा जाता है, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लाइनें जो बनी हुई हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है, ये लाइनें जो बनी, ठीक है। उसके अंदर चार्ज रख दिया आपने प्लस, तो प्लस चार्ज पे हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब देखो लाइनों के बीच में ना एक जैसा गैप है, तो ऐसे फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइनों से दिखाते हैं और एक जैसा गैप है तो उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे दूसरी फिगर में लाइनों के बीच में गैप ऐसे बढ़ रहा है। जैसे पीछे जाएंगे आप तो देखो जगह यहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ, लाइनों के बीच का गैप कम है। आगे जाएंगे देखो लाइनों के बीच का गैप बढ़ गया। तो ऐसी जगह आपका जो फील्ड होता है इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। इसमें फील्ड हर पॉइंट पे बदलता है, लेकिन जो यूनिफॉर्म होता है उसमें हर पॉइंट का फील्ड सेम होता है। मान लो फील्ड यहाँ पे 5 है, तो वो हर जगह इन लाइनों के बीच में कहीं पे भी उठा लो 5 होगा। लेकिन इसमें इसमें फील्ड वहां ज्यादा होता है जहां पर फील्ड लाइनें आपस में एक दूसरे के पास होती है। जैसे यहाँ पे E1 पॉइंट पर फील्ड ज्यादा है, क्यों? क्योंकि लाइनें यहाँ पास है। अब E2 पे देखो लाइनें दूर चली गई एक दूसरे से, यहाँ से देखो यहाँ तक सारी लाइनें एक दूसरे से दूर है, तो यहाँ का फील्ड कमजोर होगा, वीक होगा। तो E1 बड़ा होगा E2 से। चाहो तो आप इस बात को लिख भी लो, E1 बड़ा है E2 से, और ऐसे फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। अब एक चीज याद रखना, जब भी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर आप किसी चार्ज को रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा? Q इंटू ई। नेगेटिव चार्ज पे भी सेम इतना ही फोर्स लगेगा, Q इंटू ई, लेकिन फील्ड के अपोजिट लगेगा। ये पॉइंट याद रखने वाला है। जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होता है या मोशन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, तो उस पर फोर्स लगता है। जब भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो उस पर फोर्स लगेगा, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट लगेगा, ठीक है ना। अब ये मैंने लिख भी दी लाइन, देखो, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फील्ड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द फील्ड। चलो अब आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 21 की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खासियत है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर एयर में उसकी वैल्यू मान लो ई एयर है, ई एयर जैसे यहाँ लिखा हुआ भी आपके पास, तो वही मीडियम में जाने के बाद वो जो फील्ड है वो, हटा दो इसको, वो जो फील्ड है मीडियम में जाने के बाद वो कम हो जाता है। कितना हो जाता है सर? जितना वो एयर में है उसे के से डिवाइड कर दो, तो मीडियम में जाने के बाद वो उतना रह जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखो हमेशा फील्ड जो होता है मीडियम में जाने के बाद एयर से हमेशा कम होता है। कितना कम होता है? के टाइम्स कम होता है। के क्या है? मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, अगला पॉइंट, ई नेट, E1 प्लस E2 प्लस E3 En। किसी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सारे चार्जेस का मिला के फील्ड, मतलब जैसे यहाँ पे एक चार्ज है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड E1 है, मान लो इस पॉइंट पे फील्ड E1 है, इधर है। अब ये तो Q1 से है, अब Q2 की वजह से इसी पॉइंट पर ये जो फील्ड है ये इधर है E2, ठीक है। Q1 की वजह से इधर E1, Q2 की वजह से इधर E2, उसी पॉइंट पे दोनों को मिला लो तो उनका रिजल्टेंट आ जाएगा E नेट। तो याद रखो कि किसी भी पॉइंट पर जो टोटल फील्ड होता है वो सारे चार्जेस की वजह से जो नेट फील्ड बन रहा है उतना होता है। सारे फील्ड को आपस में ऐड कर दो, लेकिन वेक्टर की तरह। अब यहां से शुरू हो जाता है बच्चों आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं? पॉइंट नंबर 23 पे आ गए। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअल में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ मैं जहाँ एरो घुमा रहा हूँ, एक नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे के जब पास पास रखे होते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल।
अब उन दोनों चार्ज के बीच में जो गैप है, ये जो बीचों बीच पॉइंट लिया आपने O, इसको कहते हैं डाइपोल का सेंटर। इस सेंटर से इधर का पॉजिटिव चार्ज L डिस्टेंस पे है, इधर का नेगेटिव चार्ज L डिस्टेंस पे, मतलब दोनों चार्ज के बीच का जो गैप है वो 2L है। इस अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और O को कहते हैं डाइपोल का सेंटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक खास तरीके का अरेंजमेंट है जब दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, आपस में इक्वल कैसे सर? है तो दोनों Q, इसकी वैल्यू मान लो 3 कूलाम होगी तो दूसरे की भी 3 कूलाम होगी, लेकिन एक प्लस का 3 कूलाम होगा, एक माइनस का 3 कूलाम होगा, उसको बोलोगे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उनको, इस डाइपोल को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक टर्म की जरूरत होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये लिख रखा है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल के बारे में बताता है हमको, ये कितना होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों में से एक चार्ज को ले लो और उनके दोनों चार्ज के बीच का गैप ले लो। तो चार्ज और उनके बीच का गैप जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो तब बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। चार्ज को लिया मैंने, देखो Q, और इनके बीच का गैप है 2L, देखो यहाँ से यहाँ तक 2L था, तो ये 2L, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, चार्ज, दोनों में से एक चार्ज और उनके बीच का गैप। ठीक। अब P इज डायरेक्टेड, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, P जो है ये, इस पे वेक्टर लगा रखा है, इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन याद रखो, इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा -चार्ज से प्लस की तरफ। देखो लिख भी रखा है, P इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस टू प्लस, इसकी डायरेक्शन होती है। अच्छा, अब इसके लिए कुछ जरूरी फॉर्मूले, आपको जरूरी फॉर्मूले बताएं। डाइपोल, इधर प्लस है, इधर इधर माइनस है, इधर प्लस है, देखो ये डाइपोल रखा है, उसी की डाइपोल जिस लाइन पे रखा है उस लाइन को कहते हैं उसकी एक्सिस। उसी को आगे बढ़ाते हुए किसी पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है, सेंटर से r दूरी पर, r डिस्टेंस पर हमें। तो उसके लिए फॉर्मूला याद कर लो, E एक्सिस पे जो फील्ड होता है वो 1/4πε0 2p/r³। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो डाइपोल का फॉर्मूला है ये हमेशा शॉर्ट डाइपोल के लिए लगेगा। सर अगर डाइपोल शॉर्ट नहीं है, ज्यादा छोटा, मतलब शॉर्ट समझते हो? शॉर्ट का मतलब होता है, जो साइज में बहुत छोटा हो, और आर, ये जो दूरी जहां पे डिस्टेंस, जहां पे हमें फील्ड निकालना है, ये काफी बड़ी हो। ठीक है ना? ये जो डिस्टेंस है हमें जहां पे फील्ड निकालना वो तो काफी दूर है, काफी बड़ी है, और डाइपोल का साइज बहुत छोटा है, तो ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है, वरना ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। मैंने शायद आप लोगों को जो नीट वाले क्वेश्चन कराए उनमें एक क्वेश्चन आया भी था ऐसा, जहां पे इस तरीके का फॉर्मूला लग नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि वो जो डाइपोल था वो शॉर्ट नहीं था, वो डाइपोल बड़ा डाइपोल था, या ये कह लो कि उसकी जो ये डिस्टेंस थी जहां पे हमें फील्ड निकालना था या वोल्टेज निकालनी होती है, तो ये ज्यादा बड़ी नहीं होती, मतलब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब आर की वैल्यू, मैं लिख भी दूं चाहे इसको, कि आर की वैल्यू काफी बड़ी है एल से। एल है इनके बीच की डिस्टेंस, 2L है एक्चुअल में, तो एल आधी हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है। ठीक है, अगला, ये फॉर्मूला बस आपको याद रख लेना है कि कोई भी डाइपोल की एक्सिस पे जो फील्ड होता है वो 1/4πε0 2p/r³ होता है। अब डाइपोल की परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो फील्ड, अच्छा हाँ एक और चीज, डाइपोल की एक्सिस पे जो फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है सर? तो याद रखना P की डायरेक्शन होती है। एक्सिस पे जो फील्ड होता है, जो P की डायरेक्शन, देखो P की डायरेक्शन यहाँ किधर से किधर बन रही है? माइनस से प्लस, मतलब राइट की तरफ, तो राइट की तरफ ही फील्ड होगा। तो ये लिख भी दिया मैंने, E एक्सिस इज अलोंग P, P के डायरेक्शन के साथ होता है, P की डायरेक्शन के अलोंग होता है। अगला पॉइंट है कि ये डाइपोल आपके पास रखा है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फील्ड कितना होगा और किस तरफ होगा? तो पहला तो किस तरफ होगा, तो P के अपोजिट होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं समझते हो ना? जैसे डाइपोल रखा है तो इसके परपेंडिकुलर बीचों बीच से देखो जो लाइन जा रही है, जहां जहां मेरा एरो जा रहा है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाम से क्लियर है, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर का मतलब बीचों बीच।
तो डाइपोल के परपेंडिकुलर बीचों बीच जाने वाली लाइन को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसको इक्विटोरियल लाइन भी कहते हैं, ये भी याद रख सकते हो आप इसके लिए, इक्विटोरियल लाइन। तो इस पे जो फील्ड होता है वो हमेशा पी के अपोजिट होता है। देखो पी की डायरेक्शन यहाँ पे राइट की तरफ है, लेकिन इस पे जो फील्ड है वो होगा लेफ्ट की तरफ। तो उस फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 1/4πε0 पी बटे आर क्यूब। ई परपेंडिकुलर इज डायरेक्टली अपोजिट टू पी, ये मैंने बताई थी आप लोगों को। अच्छा, उसमें कुछ एक बात दिखाई दे रही है आपको, एक्सिस पे जो फील्ड था वहां पे पी की जगह ये मतलब यहाँ पे कितना था 2p, और जो परपेंडिकुलर उस पे फील्ड आया है वहां पे है p। तो क्या सर एक्सिस पे जो फील्ड है और फिर जाके परपेंडिकुलर पे जो फील्ड है ये एक दूसरे से आधा है, एक्सिस वाले को आधा कर दो तो परपेंडिकुलर वाला निकल आएगा, यही मैंने यहाँ पे लिखा भी है। देखो यहाँ पे एक्सिस वाले को हमने आधा कर दिया तो हमारा परपेंडिकुलर वाला निकल आया। ठीक, एक इम्पोर्टेंट, अब आपका ये फॉर्मूला डाइपोल के लिए, ये भी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है आपका। अगर वो डाइपोल का जो पूछ रहा है वो आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ कि ना तो हमें एक्सिस पे चाहिए ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चाहिए, कहीं पे डाइपोल से थीटा एंगल बनाती हुई लाइन है, देखो ये रही जहाँ पे मैं एरो घुमा रहा हूँ, इस लाइन पे सेंटर से, सेंटर है मान लो यहाँ O, और उससे r डिस्टेंस पे चाहिए फील्ड कितना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 p बटे आर क्यूब अंडर रूट में 1+3 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जहाँ थीटा क्या है, थीटा इस लाइन के और इस डाइपोल के मतलब p के, इसका जो p है उनके बीच का एंगल है, इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है उनके बीच का एंगल है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डाइपोल के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। जब हम डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके लिए 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, डाइपोल पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि डाइपोल में 2 चार्ज हैं, एक प्लस एक है माइनस। प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा QE राइट की तरफ, और माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा QE लेफ्ट की तरफ। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। अच्छा, फोर्स 0 होता है नेट फोर्स, लेकिन इस डाइपोल पे एक टॉर्क लगता है, मतलब इस डाइपोल पे जो ये फोर्स लगे हुए हैं ये इसको चला तो सकते नहीं क्योंकि नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये ना इसको घुमाने की टेंडेंसी रखते हैं। ये दोनों फोर्स मिलकर इस डाइपोल को घुमा देते हैं। वो घुमाने के लिए जो टॉर्क चाहिए उसका फॉर्मूला होता है टो बराबर P क्रॉस E। इस डाइपोल पर कितना टॉर्क होगा, टो बराबर P क्रॉस E। P क्रॉस E याद रखना, P क्रॉस E को आप ऐसे भी लिख सकते हो PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, ये भी लिखना जरूरी है, PE साइन थीटा। ये टॉर्क जो होता है P क्रॉस E को आप PE साइन थीटा भी लिख सकते हो। टॉर्क बराबर, थोड़ा साफ सा लिख दो, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा बच्चों, क्योंकि A क्रॉस B को AB साइन थीटा लिख सकते हैं तो P क्रॉस E को PE साइन थीटा लिखा जा सकता है। अब तीसरा फॉर्मूला इसी के अंदर है, जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसमें उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है U थीटा, मतलब वो अगर थीटा एंगल पे है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है जो कितनी होती है, माइनस का P डॉट E। P डॉट E को ना आप PE माइनस का PE कॉस थीटा भी लिख सकते हो बच्चों, माइनस का PE कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो डाइपोल के ना, ये डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे उस पर नेट फोर्स 0 होगा, टॉर्क होगा PE साइन थीटा या P क्रॉस E, और उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस का P डॉट E। फिर लास्ट फॉर्मूला है इसका वर्क का। वर्क का फॉर्मूला कहता है कि किसी भी डाइपोल को अगर θ1 से θ2 तक घुमाया जाए तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल θ1 टू θ2। तो उसके लिए फॉर्मूला है PE cos θ1 माइनस cos θ2। याद रखना, θ1 से θ2 घुमाना है तो पहले θ1 आएगा फिर θ2 आएगा, ये याद रखने का तरीका है, नहीं तो हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं
कि पीई कॉस थीटा 2 पहले आया था या थीटा 1। तो पहले याद रखो cos थीटा 1 होता है, फिर माइनस में cos थीटा 2 होता है। तो पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। याद रखो अगर थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना है तो पहले थीटा 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं, इमेजिन करते हैं, दिखाई तो कुछ देता नहीं बच्चों, तो इमेजिन करते हैं, तो वो हम लाइनों की फॉर्म में इमेजिन करते हैं कि प्लस चार्ज है उसमें से लाइनें निकल रही हैं, माइनस चार्ज है उसमें लाइनें जा रही हैं। देखो प्लस चार्ज में से देखो लाइनें निकलती हुई नजर आ रही है और माइनस चार्ज में अंदर जाती हुई नजर आ रही है। अगर दोनों चार्ज को प्लस और माइनस को पास पास रख दिया जाए तो प्लस में से लाइन निकल के माइनस में चली जाएंगी, और अगर एक प्लस और दूसरा भी प्लस, तो प्लस प्लस वाली लाइनें एक दूसरे को रिपेल करेंगी, मतलब एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगी। इसीलिए प्लस और प्लस वाले चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। अच्छा, जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लाइनें निकलेंगी, जितना कम चार्ज होगा उतनी कम लाइनें निकलेंगी। अब देखो जैसे प्लस का 2q चार्ज है, यहाँ जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ, इसमें से मैंने कितनी लाइनें निकाली, 1 2 3 4 5 6। और माइनस का q चार्ज, इसमें कितनी लाइनें गई, केवल 3। तो आधी गई क्योंकि ये चार्ज आधा है, ये 2q था ये q है, तो चार्ज आधा है तो इसीलिए लाइन भी उसमें आधी गई। अब इसका एक एग्जांपल लिया हमने, सामने दो प्लेट रख दी, एक प्लेट प्लस एक प्लेट माइनस। प्लस वाली प्लेट पे चार्ज प्लस का क्यू है और माइनस वाली प्लेट पे चार्ज माइनस का क्यू है, तो सामने प्लेट में से लाइनें निकलेंगी और सामने वाली प्लेट में अंदर चली जाएंगी। तो देखो प्लस में से लाइन निकल के माइनस में जा रही है, प्लस में से जा। कैपेसिटर के अंदर बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं और प्लस वाली प्लेट में से लाइन निकलती हैं और सामने वाली में जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बोली जाती हैं या लाइंस ऑफ फोर्स भी बोले जाते हैं। देखो ये लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये भी बोले जाते हैं। अब देखो जैसे ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू का चार्ज है, इसमें से लाइनें जाएंगी इसके अंदर, तो ये प्लस वाला प्लस क्यू का चार्ज है, ये पूरी की पूरी एक रोड पे फैला है। देखो यहाँ से यहाँ तक जहाँ मैं एरो घुमा रहा हूँ, ये प्लस क्यू चार्ज फैला है। अब इसमें से लाइनें निकल के कहाँ जाएंगी, माइनस क्यू के अंदर। अगर आप माइनस क्यू को इसके पास में रख दोगे तो सारी की सारी लाइनें निकल के उसके अंदर चली जाएंगी। अब यहाँ पर आपके पास इन लाइंस का ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज ध्यान दो जरा क्या क्या है। पहली, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जो लाइनें की अगर आप काउंट करना चाहते हैं कितनी लाइनें हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है चार्ज बटे एप्सिलॉन। क्यू चार्ज में से कितनी लाइनें निकल रही हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है क्यू बटे एप्सिलॉन। ठीक है ना। तो जैसे आपको ये निकालना है कि 1 कूलम में से कितनी निकलेंगी, तो क्यू की जगह 1 रख दो और बटे एप्सिलॉन नॉट, तो आपको पता चल जाएगा कितनी लाइनें निकल रही हैं। जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा लाइनें। ठीक है। इन लाइनों को नंबर को ना फाई कहते हैं, फाई। इन लाइनों का जो नंबर है ये कि कितनी कितनी लाइनें निकल रही हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसको फाई भी कह देते हैं। इसको आगे चल के पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला पॉइंट है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज एंड टर्मिनेट नॉर्मली टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस बॉडी से निकलती हैं, शुरुआत करती हैं जहां से निकलती हैं, वहां से हमेशा नॉर्मल निकलती है। नॉर्मल का मतलब वैसा वाला नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर निकलती हैं। एंड टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब जहां खत्म होती है वहां भी 90 डिग्री पे ही खत्म होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन जहां से निकलेगी, जैसे इस सरफेस से निकल रही है, देखो इस सरफेस से निकलेगी तो आगे जाके चाहे वो मुड़ जाए, लेकिन जब निकली तो 90 डिग्री पे निकलेगी यहाँ से। ठीक है, मान लो इस पे प्लस चार्ज था, तो जहां से निकलेगी वहां से 90 डिग्री, और जहां पे अंदर एंटर करेगी वहां पे भी हमेशा 90 डिग्री पे एंटर करेगी। मान लो माइनस चार्ज है तो उस पर 90, तो 90 पे निकलेगी, 90 पे हमेशा एंटर करेगी, ये याद रखना। आगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन फील्ड लाइन कैन बी फाइंड दैट ड्रॉइंग ए टेंजेंट। अगर किसी लाइन पे आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है कि किधर लग रहा है उस पर फोर्स, तो उस पे आपको लाइन पे टेंजेंट खींचनी पड़ेगी। जैसे ये लाइन है, उस पे ऐसे टेंजेंट खींच दो तो इधर फोर्स होगा इस पे। जैसे लाइन इधर जा रही है तो इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा, जो मैंने पॉइंट बनाया, इस पे फोर्स, इस पे टेंजेंट खींच के आ जाएगा ऐसे। यहां से मैंने खींच के दिखाया हुआ भी आपको। अगला पॉइंट है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और खत्म होती है नेगेटिव चार्ज में। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। जैसे ऐसे एक लाइन ऐसे आ गई और एक लाइन ऐसे, ऐसे कट कभी नहीं करेंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि जहां वो कट करेंगे उस पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शन बन जाएंगी। अगर मैं इस पे टेंजेंट खींचूं तो इधर डायरेक्शन बनेगी, और इस वाली लाइन पे टेंजेंट खींचूं तो डायरेक्शन इधर बनेगी। अब एक पॉइंट पे दो फील्ड कैसे हो सकते हैं भाई? एक पॉइंट पे तो एक ही फील्ड होगा ना, इसलिए लाइनें कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती। मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है और बीच में रख दिया आपने कंडक्टर, तो उसके अंदर से पास कभी नहीं होगी। तो क्या होगा सर? ये रहा कंडक्टर मान लीजिए, लाइन इधर से एंटर करेगी, बीच में से गायब हो जाएगी और इधर से निकल जाएगी। तो सर बीच में कैसे गायब हो गई? वो ऐसे हो जाती है कि जैसे कंडक्टर है आपके पास, तो इधर की सरफेस तो माइनस चार्ज हो जाती है और इधर की सरफेस पोलराइजेशन से प्लस चार्ज हो जाती है, पोलराइज हो जाती है कंडक्टर की सरफेस। तो जिधर माइनस चार्ज हुई तो यहाँ तो लाइन अंदर चली गई, माइनस चार्ज में अंदर जाती है और प्लस चार्ज से बाहर निकल आती है। तो अंदर से पास नहीं हुई, अंदर का फील्ड रहता है बच्चों 0। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे आगे आपका पॉइंट नंबर 29, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की जो संख्या है, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जितनी लाइनें निकल रही हैं, जैसे 10 निकल रही हैं, 50 निकल रही है, 1 लाख निकल रही है, 1 करोड़ निकल रही है, जितनी भी लाइनें हैं उनकी संख्या को, उनके नंबर को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। फाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको निकालने का एक तरीका होता है। क्या होता है? तो उसके लिए फॉर्मूला है फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया। किसी एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? ई डॉट ए। ये होता है फॉर्मूला, ई डॉट ए। मतलब उसके अंदर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स का देखो ये फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे, फाई बराबर ई डॉट ए। ई अगर कांस्टेंट है पूरे एरिया पे तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ से दिखा रखा है, ये सामने आपके एक एरिया है, उसका एरिया की डायरेक्शन तो इधर हो गई आपकी लेफ्ट की, राइट की तरफ, और उसके अंदर से एक फील्ड जा रहा है ई। तो ई के और ए के बीच में कितना एंगल है? थीटा। तो थीटा एंगल है, तो यहाँ से फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा फाई बराबर ई डॉट ए। तो ई डॉट ए को क्या लिख सकते हो? ई ए कॉस थीटा। थीटा है ई के और ए के बीच का एंगल है। चलो, अब फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। अब देखो ये फॉर्मूला तो तब यूज होता है जब ये ऊपर पढ़ा दिया मैंने, ये फाई बराबर ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। ये तो तब यूज करोगे जब ये जो ई है ये कांस्टेंट होगा पूरे एरिया पे। अगर पूरे एरिया में ई बदल रहा होगा तो तब हमें फ्लक्स के लिए हमें उसमें उस पूरे एरिया में एक छोटा एरिया सेलेक्ट करना होगा। जैसे ये देखो यहाँ किया हमने डी ए एरिया, और उस डी ए एरिया से निकलने वाला छोटा सा फ्लक्स निकालना पड़ेगा डी फाई ई डॉट डी ए। ठीक है, और फिर दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई बराबर ई डॉट डी ए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये तब लगेगा जब ई जो है वो बदल रहा हो, ठीक है, या चेंज हो रहा हो एरिया के साथ, तो तब लगेगा ये फॉर्मूला। और बाकी वो वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब पूरे एरिया में फील्ड जो है कांस्टेंट है। चलो, यहां से अब आता है हमारा गॉस थ्योरम, लेकिन उसको समझने से पहले हमको गॉसियन सरफेस के बारे में समझना है। देखो होता क्या है, चार्जेस रखे हुए मान लो मैं उनको एक सरफेस से पूरी तरीके से बंद कर दूं, तो ये जो क्लोज सरफेस, बंद सरफेस होती है, इसको गॉसियन सरफेस बोला जाता है। इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है उसको निकालने के लिए गॉस ने तरीका बताया। उन्होंने कहा कि इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज बंद है क्यू नेट और बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो इस सरफेस से निकलने वाला वो टोटल फ्लक्स है, या इस सरफेस से एसोसिएटेड वो टोटल फ्लक्स है। अब इसके अंदर मान लो जैसे यहाँ 3 चार्ज बंद है Q1 Q2 Q3, तो टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा? Q नेट की वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
और भी होंगे तो डॉट 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 लगा के छोड़ दिया मैंने बटे एप्सिलॉन। ठीक है, ये जो क्यू नेट है इसको मैंने यहाँ पे लाइन में लिखा है, क्यू नेट इज द एनक्लोज चार्ज इन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला नेट चार्ज है। चलो आगे बढ़ो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है अगर ई के और ए के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया के वेक्टर के बीच में एंगल 90 से छोटा है, और 90 से बड़ा है तो ये फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, और अगर 90 है इनके बीच का एंगल तो ये फ्लक्स जीरो हो जाता है। मतलब फाई की वैल्यू तीन तरीके की होती है, फ्लक्स तीन तरीके का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो नेट फ्लक्स है वो कितना आ रहा है, क्यू नेट बटे एप्सिलॉन नॉट। और हमने पहले फ्लक्स को निकालना सीखा था किसी भी सरफेस से, तो वो होता था ई डॉट डी ए। तो इसका मतलब ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन कर दिया हमने तो वो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। और गॉस ने वो निकाला था तो कितना आया था, क्यू नेट बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हमारा निकाला हुआ फ्लक्स और गॉस का निकाला हुआ फ्लक्स आपस में इक्वल आएंगे। तो इसी को हम गॉस थ्योरम कहते हैं कि चाहे फ्लक्स आप इस फॉर्मूले से निकाल लो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, या इससे निकाल लो जो गॉस ने बताया क्यू नेट बटे एप्सिलॉन, लेकिन सिर्फ बंद सरफेस के लिए। खुली सरफेस पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि गॉस ने बताया था कि बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस कैसी थी, बंद सरफेस थी। तो बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्यू नेट बटे एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन के बराबर होगा। अब आगे बढ़ो। इसी थ्योरम का यूज करते हुए हम ये पहला फॉर्मूला निकालते हैं कि अगर कोई लाइन चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज है लाइन चार्ज, और उससे उस पे मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी। लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी पढ़ के आए थे हम, 1 मीटर में जितना चार्ज होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो अगर कोई लाइन है उस पर पूरी पे चार्ज फैला है तो उससे आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होगा वो कितना होगा, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपको याद रखना है। इसमें देखो ई जो है वो 1/r के प्रोपोर्शनल है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है ई प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये याद होना चाहिए आपको कि जब भी अगर ऐसा है कि y प्रोपोर्शनल टू 1/x है तो उन दोनों का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। अब इसी थ्योरम का यूज करते हुए गॉस थ्योरम का ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट, अगर एक इनफाइनाइट थिन शीट है, पूरी शीट पे चार्ज फैला हुआ है, उसका एरियल चार्ज डेंसिटी दे रखी सिग्मा। ठीक है, तो उसके आसपास कितना फील्ड होता है, याद रखो थिन चार्ज शीट है मतलब बहुत पतली सी शीट है, तो उसमें लाइनें जो है दोनों तरफ निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी। और कितना फील्ड होगा, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले का यूज हम कैपेसिटर में भी करते हैं बच्चों। इधर भी लेफ्ट साइड में भी इतना ही फील्ड होगा और राइट साइड में भी इतना ही फील्ड होगा, ये याद होना चाहिए। चलो अब अगर थिक चार्ज शीट है, ये तो थी थिन पतली सी शीट, अगर मोटी शीट है और चार्ज फैला है उस पर सारी पे, तो तब फील्ड कितना होगा, तो वो होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। वहां था देखो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ है सिग्मा बटे एप्सिलॉन। आगे बढ़ो। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब होता है खोखला गोला, मतलब ये अंदर से खोखला है और गोल है, राउंड शेप का है, स्फेरिकल है, और पूरे पे बाहर सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है। तो उसके बाहर कितना फील्ड होता है, आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। सरफेस पे कितना होता है, देखो सरफेस का ये फॉर्मूला हो गया जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। लेकिन ये इस बार आर देखो ये इसकी रेडियस वाला आर है, और पहले वाला जो आर था वो सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की ये डिस्टेंस थी, ये देखो ये जहां पे मैं एरो घुमा रहा हूँ। अंदर कितना फील्ड होगा सर, तो अंदर तो चार्ज ही मौजूद नहीं है, तो अंदर जो है फील्ड वो 0 होता है। अच्छा यहीं पे मैंने इसकी वोल्टेज भी लिख दी, क्योंकि फिर उनको नहीं तो अगले चैप्टर में मुझे को बताना पड़ता, तो वोल्टेज मैंने यहीं कहीं लिख दी कि बाहर कितनी वोल्टेज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, सरफेस पे कितनी वोल्टेज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर, आर इसकी रेडियस है, ये जो हमने स्फेरिकल शेल लिया है।
और अंदर की वोल्टेज जो सरफेस पे वोल्टेज होती है वही अंदर होती है स्फेरिकल शेल के अंदर। बहुत सारे सवाल किए हैं हमने ऐसे, नीट वाले भी, मेंस वाले भी। चलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अगर अंदर से सर सॉलिड है बिल्कुल और पूरे में चार्ज फैला है, पूरे वॉल्यूम में इसके, मतलब ऐसे ऐसे जैसे ये प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये नहीं कि सिर्फ सरफेस पे है, पूरे वॉल्यूम में इसके चार्ज फैला हुआ है ऐसे, तो बाहर कितना फील्ड होगा उसके लिए फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। बाहर कितनी वोल्टेज, 1/4πε0 Q/r। ठीक, और सरफेस पे कितना, 1/4πε0 Q/R। कैपिटल आर इसकी रेडियस है, और सरफेस पे पोटेंशियल 1/4πε0 Q/कैपिटल। अंदर कितना फील्ड होगा, 1/4πε0 Q/R³ इंटू में स्मॉल आर। स्मॉल आर सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जहां तक आप फील्ड उसका निकाल रहे हो, अंदर तक की डिस्टेंस है सेंटर से। अच्छा, अंदर का ही जो ये वोल्टेज का फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वोल्टेज का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, फील्ड का भी अंदर वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, देखो ये वाला। तो कितनी वोल्टेज होगी अंदर, 1/4πε0 3r² माइनस r² इंटू में चार्ज और बटे में 2r³। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेंटर पे जो अगर आप वोल्टेज लोगे तो वो आएगी 3q/2r। सेंटर कैसे निकालोगे, तो ये जो वोल्टेज का फॉर्मूला है अंदर वाला, इसमें स्मॉल आर की जगह 0 रख दो तो ये आ जाएगा सेंटर का जो वोल्टेज है वो आ जाएगा आपका। ठीक है, वोल्टेज का ग्राफ बनाओगे, देखो ये बन रहा है, वोल्टेज लगातार घट रही है, सेंटर पे वोल्टेज सबसे ज्यादा होती है, फिर घटती है, जब ये सरफेस पे पहुंच जाते हैं तो वोल्टेज जो है सरफेस वाली ये वाला आ जाता है फॉर्मूला, और फिर उसके बाद भी वो घटती है। और पहले इस तरह से घटती है, देखो जैसे इसमें घट रही है, फिर इस तरह से घटती है जैसे इसमें घटती। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखोगे तो सेंटर पे फील्ड बिल्कुल 0 होता है, देखो यहाँ स्मॉल आर की जगह 0 रख सकते हो आप, ये वाले फॉर्मूले में जहाँ मैं एरो को मारा हूँ, स्मॉल आर की जगह 0 रख दो तो फील्ड 0 आ जाएगा। अब देखो ये ई इनसाइड अंदर वाला जो फील्ड है वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके से फील्ड लगातार बढ़ रहा है, सरफेस तक बढ़ेगा, और फिर बाहर आने के बाद फील्ड देखो 1/r² के प्रोपोर्शनल आ गया तो घटेगा इस तरह से, ये आपको ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। अगर एक रिंग है मेरे पास तो रिंग के एक्सिस पे, रिंग पे पूरी पे चार्ज फैला हुआ है और उसके कोई परपेंडिकुलर एक्सिस है सेंटर से जाने वाली, तो उस पे जो फील्ड होता है वो होता है 1/4πε0 Q इंटू एक्स। देखो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर फील्ड का फॉर्मूला है Q इंटू एक्स बटे r² प्लस x² की पावर 3/2, और पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q बटे r² प्लस x² की पावर 1/2। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चों, फील्ड का भी और इसका भी। अच्छा, इसमें ना फील्ड, सेंटर पे फील्ड 0 होता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर 0 हो जाता है, इन्फिनिटी पे जाता है। देखो जैसे ग्राफ में दिख भी रहा है, देखो सेंटर पे, यहाँ देखो जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ, सेंटर पे फील्ड 0 है, मतलब रिंग के सेंटर पे यहाँ O पे 0 है, ये O पॉइंट कह सकते हो आप इसको, और फिर फील्ड बढ़ के मैक्सिमम हो गया, और फिर फील्ड घटेगा, तो मतलब रिंग से सेंटर पे रहोगे तो फील्ड 0 है, दूर हटोगे, दूर जाओगे, फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, और फिर फील्ड घटता हुआ चला जाएगा। तो ऐसा ग्राफ बनेगा, पहले फील्ड बढ़ेगा और फिर फील्ड घटता हुआ चला जाएगा, तो ऐसा ग्राफ बनता है इसका। अब ऐसा ही लेफ्ट साइड में मतलब राइट साइड में बना, तो ऐसा ही लेफ्ट साइड में बनेगा। उसका फील्ड जो है नीचे की तरफ क्यों बना दिया हमने, क्योंकि फील्ड नेगेटिव हो गया ना, इधर का फील्ड जो होगा राइट की तरफ होगा, और लेफ्ट वाला जो फील्ड होगा देखो इधर लेफ्ट की तरफ होगा, तो लेफ्ट वाले को हम नेगेटिव ले लेते हैं, इसलिए इसका ग्राफ नेगेटिव में बना दिया हमने यहाँ नीचे। जैसा ग्राफ इधर होगा लेफ्ट साइड में, ऐसा ही राइट साइड। अब याद रखो ये मैक्सिमम कहाँ होता है, तो उसके लिए ये पॉइंट है सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पर, चाहे लेफ्ट में ले लो चाहे राइट में ले लो, ये जो फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे ये रिंग है, सेंटर ये है इसका, यहाँ से r/√2 डिस्टेंस जो होगी, यहाँ पे फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा बच्चों। कितना होगा वो याद कर लो, ई मैक्स बराबर 1/4πε0 2q बटे अंडर 3√3r²। ठीक है, तो ये मैक्सिमम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका शायद ग्राफ मैंने आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा इसका फील्ड का।
अंदर का फील्ड 0 है, तो देखो ये ग्राफ जो है यहाँ पे 0 पे है सारा, और फिर फील्ड सरफेस पे आते ही एकदम बढ़ गया, और बढ़ के फिर अब सरफेस से आगे जाएंगे, देखो सरफेस से आगे आगे बढ़ेंगे तो फील्ड घटता चला जाएगा, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ऐसे इसका पोटेंशियल का जो ग्राफ होता है वो सरफेस पे पोटेंशियल और अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, इसलिए जो ये सरफेस R है यहाँ से देखो सेंटर से पोटेंशियल और R तक कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, और जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे उससे आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल घटता चला जाएगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू 1/r है। देखो ये रहा 1/r, इस फॉर्मूले में देख लो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े, देखते हैं क्या रह गया, शायद पूरा ही हो गया ये, बस हाँ ये 37 वाला बहुत कम आता है, देखो इसका ये वाला फॉर्मूला, फिर भी आप इसको याद कर लें कि अगर कोई चार्ज डिस्क है तो, लेकिन बहुत कम पूछा जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मतलब मैंने तो देखा ही नहीं अभी किसी भी उसमें कि आया हो ये अभी तक। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर कोई डिस्क है तो डिस्क पे पूरी पे चार्ज फैला है, तो उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे जो फील्ड होता है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट a² प्लस x² होता है, और वोल्टेज सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r² प्लस x² माइनस x होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप इसको छोड़ भी सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे जाके हमारा फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। अब कल सेकंड चैप्टर के फॉर्मूले करेंगे आगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो सब आप कर ही दोगे। ठीक है, कमेंट वमेंट कर दिया करो यार। चलो ठीक, अच्छा लगता है, पता चलता है कि हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हाँ आप कुछ रेस्पॉन्स कर रहे हैं। चलिए कल मिलते हैं।